नमस्कार प्यारे साथियों। हम चर्चा कर रहे थे राज्य की प्रकृति एवं कार्यों पर। राज्य की प्रकृति एवं कार्य के संबंध में एक क्लास आपकी पहले हो चुकी है। आज चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। राज्य की प्रकृति एवं कार्य। एक कन्वेंशन है मोंटी वीडियो कन्वेंशन। मोंटी वीडियो कन्वेंशन। उन्नीस 33 में कन्वेंशन हुआ था और ये एक ऐसा कन्वेंशन है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय विधि के क्षेत्र में राज्य की परिभाषा दी गई है। तो अंतर्राष्ट्रीय विधि के क्षेत्र में राज्य की परिभाषा इसमें दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय विधि के क्षेत्र में तो एक क्वेश्चन तो ये तैयार होता है इससे कि किस कन्वेंशन में अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र विधि के क्षेत्र में राज्य की परिभाषा दी गई है। तो अंतर्राष्ट्रीय विधि के क्षेत्र में राज्य की जो परिभाषा दी गई है वो मोंटेविडियो कन्वेंशन 1933 में दी गई है। ये कन्वेंशन क्या है इसकी हम बात करें तो ये कन्वेंशन राज्य के अधिकारों एवं कर्तव्यों को लेकर हुआ था। राज्य के अधिकारों व कर्तव्यों को लेकर ये कन्वेंशन हुआ था और ये अमेरिकी जो राज्य हैं उनके मध्य एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था। तो अमेरिकी राज्यों के मध्य एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। राज्यों के मध्य एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ और ये जो सम्मेलन हुआ था ये मॉन्टेविडियो उरुग्वे में हुआ था। स्थान का नाम था मॉन्टेविडियो उरुग्वे। मॉन्टेविडियो उरुग्वे में कन्वेंशन हुआ, सम्मेलन हुआ, कन्वेंशन हुआ। और ये जो अमेरिकी राज्यों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ मॉन्टेविडियो उरुग्वे में, इसमें राज्य के अधिकारों और कर्तव्यों के संबंध में एक संधि स्वीकार की गई और उसी संधि को मॉन्टेविडियो कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। तो इसी में राज्य के अधिकारों और कर्तव्यों को लेकर एक संधि स्वीकार की गई और ये जो संधि है इसी संधि को मॉन्टेविडियो कन्वेंशन 1933 के नाम से जाना जाता है। ये जो संधि स्वीकार की गई थी 26 दिसंबर 1933 को स्वीकार की गई थी और इसी संधि में या मॉन्टेविडियो कन्वेंशन में अंतर्राष्ट्रीय विधि के क्षेत्र में राज्य की परिभाषा मिलती है। इस मॉन्टेविडियो कन्वेंशन का जो अनुच्छेद फर्स्ट है, इस अनुच्छेद फर्स्ट में राज्य की 4 विशेषताएं बताई गई है। राज्य की 4 विशेषताएं। अनुच्छेद फर्स्ट मॉन्टेविडियो कन्वेंशन का जो अनुच्छेद फर्स्ट है उसमें राज्य की कुल 4 विशेषताओं का उल्लेख किया गया है। ये 4 विशेषताओं की हम बात करें तो इसमें पहली जो विशेषता बताई गई है वो है परिभाषित भू क्षेत्र। यानी जो राज्य है उसका एक परिभाषित भू क्षेत्र होना चाहिए। एक परिभाषित भू क्षेत्र होना चाहिए या टेरिटरी होनी चाहिए, यानी एक स्पष्ट क्षेत्रफल होना चाहिए। परिभाषित क्षेत्रफल राष्ट्र राज्य का होना जरूरी है। दूसरी विशेषता इसमें बताई गई कि प्रभावी शासन हो। जो राज्य है उसका एक प्रभावी शासन होना जरूरी है। और तीसरी इसमें जो विशेषता बताई गई वो बताई गई है स्थायी आबादी। स्थायी आबादी अर्थात राष्ट्र राज्य की एक स्थायी आबादी होना जरूरी है। और चौथी विशेषता जो राज्य की बताई इस मॉन्टेविडियो कन्वेंशन में वो बताई अन्य राज्यों के साथ संबंध स्थापित करने की क्षमता। अन्य राज्यों के साथ संबंध
स्थापित करने की क्षमता। ठीक है, तो ये आपका मॉन्टेविडियो कन्वेंशन हो गया। ठीक है, चलो इसके ऊपर रिपीट देख लीजिए, मॉन्टेविडियो कन्वेंशन। इसकी हम बात करें तो ये राज्य के अधिकारों और क्षेत्रों को लेकर मॉन्टेविडियो नामक स्थान उरुग्वे में ये कन्वेंशन होता है। अमेरिकी राज्यों का ये 7वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था, 7वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था। इस सम्मेलन में राज्य के अधिकारों और कर्तव्यों को लेकर एक संधि पर सहमति होती है। इसी संधि को ही मॉन्टेविडियो कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। ये जो संधि है, इस संधि में अंतर्राष्ट्रीय विधि के क्षेत्र में राज्य की परिभाषा दी गई। साथ ही ये जो मॉन्टेविडियो कन्वेंशन है, इसके अनुच्छेद फर्स्ट में राज्य की 4 विशेषताओं का वर्णन किया गया है। 4 विशेषताएं हैं कि राज्य का एक परिभाषित भू क्षेत्र हो, यानी टेरिटरी हो, प्रभावी शासन हो, स्थायी आबादी हो और अन्य राज्यों के साथ संबंध स्थापित करने की उसमें क्षमता होनी चाहिए। डेविड हेल्ड ने आधुनिक राष्ट्र राज्य की विशेषताएं बताई हैं। डेविड हेल्ड और इन्होंने आधुनिक राष्ट्र राज्य की विशेषताएं बताई हैं। आधुनिक राज्य की विशेषताएं, कुल 4 विशेषताएं इन्होंने बताई हैं। तो डेविड हेल्ड ने आधुनिक राज्य की कुल 4 विशेषताएं बताई हैं। पहली विशेषता इन्होंने राज्य की बताई है भू क्षेत्रीयता। भू क्षेत्रीयता या टेरिटोरियलिटी। भू क्षेत्रीयता या टेरिटोरियलिटी या स्पष्ट और निश्चित क्षेत्रफल। दूसरी विशेषता बताई है हिंसा के साधनों का नियंत्रण। हिंसा के साधनों का नियंत्रण, यानी जो राज्य है वो हिंसा के साधनों पर नियंत्रण रखे, हिंसा के साधनों का नियंत्रण रखे। तीसरी विशेषता है शक्ति की अवैयक्तिक संरचना। शक्ति की अवैयक्तिक संरचना, और इसका मतलब ये है कि शक्ति की जो संरचना है वो अवैयक्तिक होनी चाहिए, अर्थात व्यक्ति विशेष के साथ जुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए। वैयक्तिक मतलब व्यक्ति विशेष से, अवैयक्तिक मतलब व्यक्ति विशेष से जुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए शक्ति। और चौथी जो विशेषता है वो है विधि सम्मता। विधि सम्मता यानी राज्य के जो कार्य वगैरह हैं वो विधि सम्मत होने चाहिए, कानून सम्मत होने चाहिए, या कानून के या विधि के अकॉर्डिंग होने चाहिए। तो डेविड हेल्ड इन्होंने आधुनिक राष्ट्र राज्य की 4 विशेषताएं बताई हैं। भू क्षेत्रीयता यानी टेरिटोरियलिटी, हिंसा के साधनों का नियंत्रण, शक्ति की अवैयक्तिक संरचना, विधि सम्मता या लेजिटिमेसी। ये 4 विशेषताएं हैं डेविड हेल्ड की। ठीक है, ये विशेषताएं ध्यान रखें। इसमें जैसे डेविड हेल्ड का नाम दे दिया जाएगा और उसमें पूछ लिया जाएगा कि डेविड हेल्ड ने कौन सी आधुनिक राष्ट्र राज्य की विशेषताएं बताई हैं या फिर नहीं बताई हैं, ऐसे करके यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, एंड्रयू हैवुड ने राज्य की 5 विशेषताएं बताई हैं। एंड्रयू हैवुड, और इन्होंने राज्य की 5 विशेषताएं बताई। तो राज्य की 5 विशेषताएं बताई है एंड्रयू हैवुड ने। डेविड हेल्ड ने 4 विशेषताएं, मॉन्टेविडियो कन्वेंशन में भी 4 विशेषताएं हैं। अब इन्होंने जो 5 विशेषताएं बताई हैं एंड्रयू हैवुड ने, वो पहली विशेषता इन्होंने बताई कि जो राज्य है वो संप्रभु होता है। राज्य संप्रभु होता है, पहले विशेषता। आंतरिक मामलों में और बाह्य मामलों में, दोनों ही मामलों में राज्य क्या होता है, संप्रभु होता है। चाहे वो उसके आंतरिक मामले हो
या फिर बाह्य मामले अर्थात विदेश नीति या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों वाले मामले हो। दोनों ही मामलों में राज्य है वो संप्रभु होता है, किसी दूसरे राष्ट्र के अधीन नहीं होता है, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता इन्होंने बताई कि राज्य के जो संस्थान हैं ये स्वीकृति पूर्वक सार्वजनिक होते हैं। राज्य के संस्थान स्वीकृति पूर्वक सार्वजनिक होते हैं। स्वीकृति पूर्वक सार्वजनिक होते हैं। राज्य के जो विभिन्न संस्थान हैं वो सार्वजनिक होते हैं और उनको स्वीकृति मिली होती है, यानी सार्वजनिक तौर पर उनको स्वीकृति प्राप्त होती है। तीसरी विशेषता जो एंड्रू हेवुड ने राज्य की बताई कि राज्य का जो कार्य है वो विधि सम्मता से जुड़ा होता है। राज्य के कार्य विधि सम्मत होते हैं, कानून सम्मत होते हैं या विधि सम्मता से जुड़े हुए होते हैं। राज्य के कार्य हैं वो कानून द्वारा निर्धारित होते हैं, कानून द्वारा उल्लेखित होते हैं। ये राज्य कार्य कानून के अकॉर्डिंग या विधि के अकॉर्डिंग करता है। चौथी विशेषता उन्होंने बताई कि राज्य है ये प्रभुत्व का साधन होता है। राज्य प्रभुत्व का साधन होता है, राज्य प्रभुत्व का साधन होता है अर्थात दूसरों पर प्रभुत्व स्थापित करने का साधन होता है। और अगली विशेषता बताई कि राज्य एक भू क्षेत्रीय संस्था है। राज्य एक भू क्षेत्रीय संस्था है और यहाँ भू क्षेत्रीय संस्था का मतलब है कि राज्य का एक निश्चित क्षेत्रफल या भू क्षेत्र होता है या टेरिटोरियलिटी होती है। जो 5 विशेषताएं एंड्रू हेवुड ने बताई है। संप्रभु होता है राज्य, राज्य के संस्थान स्वीकृति पूर्वक सार्वजनिक होते हैं, राज्य के कार्य विधि सम्मता से जुड़े होते हैं, राज्य प्रभुत्व का साधन होता है, राज्य एक भू क्षेत्रीय संस्था है। ये 5 विशेषताएं किनके अनुसार हो गई? एंड्रू हेवुड के अनुसार हो गई। आगे चलते हैं और अब हम बात करते हैं राज्य की प्रकृति या स्वरूप पर। राज्य की प्रकृति या स्वरूप। ये हम कह दें नेचर ऑफ स्टेट, नेचर ऑफ स्टेट। तो राज्य की प्रकृति को लेकर विभिन्न जो विचारक हैं उनमें मतभेद है, यानी अलग अलग विचारकों का अलग अलग दृष्टिकोण है राज्य की प्रकृति को लेकर। तो यहाँ हम विभिन्न विचारकों के अनुसार राज्य की प्रकृति के संबंध में जो विभिन्न सिद्धांत प्रचलित हैं उनकी बात करेंगे। लगभग 14-15 सिद्धांत हैं राज्य की प्रकृति को लेकर, जिन अलग अलग सिद्धांतों में राज्य की प्रकृति भी अलग अलग मानी गई है। तो 14-15 सिद्धांतों का जिक्र हम यहाँ करेंगे और 14-15 सिद्धांतों के समर्थक कौन कौन हैं और उनके अनुसार राज्य की प्रकृति कैसी है, इस बात की चर्चा हम यहाँ करेंगे। सबसे पहला जो सिद्धांत हम ले लेते हैं राज्य की प्रकृति को लेकर, वो है राज्य का जैविक या आंगिक सिद्धांत। राज्य का जैविक या आंगिक सिद्धांत। इसमें राज्य की प्रकृति की हम बात करें, राज्य के जैविक या आंगिक सिद्धांत की हम बात करें, तो इसमें जो राज्य की प्रकृति है, इसमें राज्य को एक जीवित प्राणी के तुल्य माना जाता है, जीवित प्राणी के तुल्य माना जाता है। यानी राज्य है वो व्यक्ति का जो शरीर है ना, उस तरह राज्य है। तो शरीर रूपी तो राज्य है, शरीर रूपी राज्य है। या हम कह दें कि एक जो व्यक्ति होता है उसका जो शरीर होता है वो राज्य है और उसके जो विभिन्न अंग हैं ना,
एक प्राणी के जो विभिन्न अंग हैं, हाथ, पैर, नाक, कान, मुंह, वो व्यक्ति है। तो राज्य तो एक पूरा शरीर है, पूरा प्राणी है, और व्यक्ति उसके क्या है? अंग है। व्यक्ति या व्यक्तियों के जो समूह है वो उस शरीर रूपी राज्य के अंग हैं, हाथ, पैर, मुंह, नाक है। ये तो इसमें राज्य की प्रकृति कैसी मानी जाती है कि राज्य जैविक है या एक जीव की तरह है, सांगिक है, यानी जीव के जिस तरह अंग होते हैं उसी तरह राज्य और व्यक्तियों में संबंध होता है। राज्य प्राणी के शरीर की तरह पूरा शरीर है, और व्यक्ति और समूह है वो प्राणी के जो विभिन्न अंग हैं वो अंग हैं। इसके समर्थकों की हम बात करें, राज्य की प्रकृति को जैविक या आंगिक मानने वाले प्रमुख समर्थकों की बात करें तो अरस्तु, प्लेटो, होब्स, रूसो। अरस्तु, प्लेटो, होब्स, रूसो, फिक्टे, और इसके अलावा बलंटसली, और भारतीय विचारकों की हम बात करें तो मनुस्मृति हुआ, और शुक्र नीति हुई, कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, इसमें भी राज्य के आंगिक या जैविक सिद्धांत का ही उल्लेख मिलता है। हम मनुस्मृति और शुक्र नीति को और अर्थशास्त्र को देखेंगे तो उसमें राज्य का सप्तांग सिद्धांत मिलता है। राज्य और उसके 7 अंगों की चर्चा की जाती है। तो मनुस्मृति, शुक्र नीति और कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, इसमें भी राज्य के जैविक या आंगिक सिद्धांत का वर्णन है। इसके अलावा जो आदर्शवादी विचारक हैं, ये आदर्शवादी विचारक भी राज्य के जैविक या आंगिक अंग के समर्थक हैं, जैसे कि आपके हेगल हो गए, कांट और एक ग्रीन आदि। कांट, हेगल, ग्रीन आदि। तो ये पहली बात हो गई समर्थकों की। तो समर्थक प्लेटो, अरस्तु, होब्स और रूसो, 2 समझौतावादी जो विचारक हैं। लोक को हटा दो आप, यहाँ लोक नहीं होगा, होब्स और रूसो 2 ये समझौतावादी विचारक। इसके अलावा फिक्टे और बलंटसली, ये इसके आदर्शवादी विचारक हैं। फिक्टे और बलंटसली की हम बात करें, ये आदर्शवादी विचारक हैं, दोनों जर्मनी के हैं, आदर्शवादी विचारक हैं। और इसके अलावा मनुस्मृति या हम कहते हैं आचार्य मनु, शुक्र नीति या शुक्र, और अर्थशास्त्र या कौटिल्य, मनु, शुक्र। इसके अलावा आदर्शवादी विचारक हेगल, कांट, ग्रीन, ये है प्रमुख समर्थक। इस सिद्धांत में सामान्यतः राज्य को नैतिक संस्था माना जाता है, वह प्राकृतिक संस्था माना जाता है। सामान्यतः नैतिक और प्राकृतिक संस्था राज्य को माना जाता है जैविक या आंगिक सिद्धांत में। इसमें राज्य को पहले माना जाता है और व्यक्ति को बाद में माना जाता है। राज्य पहले होता है इसमें, व्यक्ति बाद में होता है। इसमें राज्य साध्य होता है और व्यक्ति इसमें साधन होता है। राज्य साध्य होता है और व्यक्ति साधन होता है। यानी राज्य वो लक्ष्य है जिसको प्राप्त करना है, और व्यक्ति वो साधन है जिनके माध्यम से राज्य के उद्देश्यों को या राज्य के लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो राज्य इसमें साध्य और व्यक्ति साधन होता है। तो साध्य और साधन का अंतर तो समझते हैं ना। साध्य का मतलब होता है कि वह लक्ष्य या वह उद्देश्य जिसको प्राप्त करना है वो साध्य है, और साधन का मतलब है जिन साधनों का प्रयोग करके आप उस लक्ष्य को प्राप्त करोगे वो सारे साधन हैं। यानी हम इसको सिंपल सी भाषा में समझे तो हमारा साध्य है स्कूल व्याख्याता बनना, या फिर कॉलेज व्याख्याता बनना, या फिर नेट जेआरएफ को पास करना, ये हमारा साध्य है। और उस साध्य की प्राप्ति के लिए हम कोचिंग ले रहे हैं, हम बुक्स पढ़ रहे हैं, हम सेल्फ स्टडी कर रहे हैं,
हम टेस्ट सीरीज सोल्व कर रहे हैं। तो ये सारे क्या हैं? साधन है। ये सारे क्या है? साधन है। कोचिंग, सेल्फ स्टडी, बुक्स और आपकी टेस्ट सीरीज वगैरह, ये सारे क्या है? साधन है। तो साध्य जिसको प्राप्त करना है, साधन जिनके माध्यम से साध्य को प्राप्त करना है। भारतीय चिंतन की मनुस्मृति, शुक्र नीति और कौटिल्य का अर्थशास्त्र, इन सब की बात करें तो इनमें राज्य के सप्तांग सिद्धांत का उल्लेख मिलता है। राज्य के सप्तांग सिद्धांत का उल्लेख मिलता है, अर्थात राज्य रूपी शरीर, राज्य रूपी शरीर के कुल 7 अंगों की चर्चा यहाँ मिलती है। तो इस तरह मनुस्मृति, शुक्र नीति और अर्थशास्त्र, इनमें राज्य के जैविक या आंगिक सिद्धांत का उल्लेख है। इसमें राज्य को जैविक या आंगिक माना जाता है, नैतिक और प्राकृतिक सामान्यतः माना जाता है। वही हम पाश्चात्य चिंतन की बात करें, पाश्चात्य चिंतन की, तो पाश्चात्य चिंतन में जैविक या आंगिक सिद्धांत का जो सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, ये ग्रीक विचारकों के लेखों में मिलता है। सर्वप्रथम उल्लेख की हम बात करें तो आप कि प्राचीन जो यूनानी दार्शनिक कह दें, इनके लेखों में मिलता है, जैसे कि प्लेटो, अरस्तु, सुकरात जैसे जो प्राचीन यूनानी दार्शनिक हैं, इनके लेखों में प्राकृतिक सिद्धांत, इसका जैविक या आंगिक सिद्धांत का उल्लेख मिलता है। वर्तमान की हम बात करें तो वर्तमान में इसका एक विकृत रूप, राज्य के जैविक या आंगिक का विकृत रूप है, फांसीवाद के रूप में देखने को मिलता है। फांसीवाद के रूप में देखने को मिलता है। फांसीवाद में भी राज्य को एक जीव माना जाता है और व्यक्तियों को उसका अंग माना जाता है, लेकिन एक विकृत संस्करण है ये फांसीवाद है, ये विकृत संस्करण है। जैसा कि प्लेटो ने कहा था कि राज्य मानव आत्मा का बृहद रूप है। राज्य मानव आत्मा का बृहद रूप है। यानी प्लेटो ने कहा था कि एक जो मनुष्य होता है उसकी आत्मा में 3 सद्गुण पाए जाते हैं, विवेक, साहस और वासना या भूख। विवेक, साहस, वासना या भूख। और ये जो तीनों सद्गुण हैं, ये सूक्ष्म रूप में तो व्यक्ति की आत्मा में पाए जाते हैं और वृहद रूप में ये राज्य में पाए जाते हैं। यानी राज्य में 3 वर्ग होते हैं और तीनों वर्गों का जो निर्माण होता है, ये एक जो प्रभावी सद्गुण है उसके आधार पर होता है। अर्थात एक दार्शनिक वर्ग है जिसमें प्रभावी सद्गुण है ज्ञान, दूसरा सैनिक वर्ग है जिसमें प्रभावी सद्गुण है साहस, और तीसरा है उत्पादक वर्ग जिसमें प्रभावी सद्गुण वासना या भूख है। तो इस तरह व्यक्ति की जो आत्मा है उसका वृहद रूप क्या है? राज्य है। तो व्यक्ति की आत्मा का वृहद रूप राज्य है, तो राज्य क्या हो गया? जैविक हो गया। भाई व्यक्ति की आत्मा जैविक है, उससे राज्य बना है, तो राज्य क्या हो गया? जैविक हो गया प्लेटो के अनुसार। इसी तरह अरस्तु की बात करें तो अरस्तु ने कहा है कि राज्य है ये परिवार का वृहद रूप है। राज्य परिवार का वृहद रूप है। यानी अरस्तु ने कहा कि कुछ प्राकृतिक आवश्यकताएं होती हैं और इन प्राकृतिक आवश्यकताओं की वजह से स्त्री का पुरुष की तरफ आकर्षण होता है, दास का स्वामी की तरफ आकर्षण होता है। इन प्राकृतिक आवश्यकताओं की वजह से स्त्री व पुरुष ये दोनों एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं। दास व स्वामी ये दोनों एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं और इनसे मिलकर बनता है परिवार। और जब स्त्री पुरुष से पैदा होगी संतान, तो एक परिवार में स्त्री पुरुष दास स्वामी और संतान होती है। ये परिवार बढ़कर ग्रामों का रूप लेता है। इन कई परिवार मिलकर ग्राम बनते हैं और कई ग्राम बनकर नगर राज्य बनते हैं।
तो इस तरह परिवार से विकास हुआ, विकास की शुरुआत हुई राज्य की, और परिवार से ग्राम, ग्राम से नगर, राज्य बना। परिवार कैसा था? जैविक था। तो नगर राज्य भी कैसा होगा? जैविक या आंगिक होगा। जैविक या आंगिक होगा। तो ध्यान रखें कि प्लेटो ने तो मानव आत्मा का वृहद रूप राज्य को माना है, अरस्तु ने परिवार का वृहद रूप राज्य को माना है। थोड़ा सा डिफरेंट है, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। अरस्तु ने लिखा है राज्य के संदर्भ में व्यक्ति व परिवार की स्थिति वैसी ही है, राज्य के संदर्भ में व्यक्ति व परिवार की स्थिति वैसी ही है जैसी शरीर के संदर्भ में, जैसी शरीर के संदर्भ में अंगों की है। शरीर के संदर्भ में अंगों की है। राज्य के संदर्भ में व्यक्ति व परिवार की स्थिति वैसी है जैसे कि शरीर के संदर्भ में अंगों की है। और कहता है कि यदि व्यक्ति को राज्य से काटकर अलग कर दिया जाता है तो व्यक्ति की वही हालत होगी जो शरीर को कि किसी अंग को काट देने पर उस अंग की हालत होती है। हमारा हाथ है, जब तक हमारे शरीर से जुड़ा हुआ है, ये सुचारू रूप से कार्य कर रहा है, बिल्कुल स्वस्थ है, लेकिन जैसे ही हाथ हमारे शरीर से कट जाएगा तो ये हाथ है, ये खराब हो जाएगा, सड़ जाएगा, गल जाएगा। तो ऐसी ही स्थिति व्यक्ति और परिवार की है। व्यक्ति और परिवार है ये राज्य से जुड़कर ही अपना सर्वोत्तम विकास कर सकता है। राज्य से यदि अलग हो जाएगा व्यक्ति तो व्यक्ति अपना विकास नहीं कर पाएगा और उसकी स्थिति वही हो जाएगी जो किसी अंग की शरीर से कटने के बाद होती है, अर्थात वो सड़ जाता है, गल जाता है, समाप्त हो जाता है। ऐसी ही स्थिति व्यक्ति की हो जाएगी। ये बात किसने कही है? अरस्तु ने ये बात कही है। अरस्तु ने राज्य को प्राकृतिक संस्था माना है, राज्य को प्राकृतिक संस्था माना है, और वहीं मनुष्य को या व्यक्ति को राजनीतिक प्राणी माना है। सीधा सा क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। व्यक्ति को क्या माना है? राजनीतिक प्राणी माना है कि व्यक्ति स्वभाव से राजनीतिक प्राणी है या मनुष्य स्वभाव से राजनीतिक प्राणी है, ये अरस्तु का कहना है। तो अरस्तु ने राज्य को तो प्राकृतिक संस्था माना है और व्यक्ति को राजनीतिक प्राणी माना है। देखो, थॉमस होब्स की बात थोड़ी सी हम करें तो सामान्यतः थॉमस होब्स को भी राज्य के जैविक या आंगिक सिद्धांत का समर्थक माना जाता है, लेकिन इन्होंने जो जैविक या आंगिक सिद्धांत का समर्थन किया है वो सीमित समर्थन है, पूर्ण समर्थन नहीं है, बल्कि इनका सीमित समर्थन है। सीमित समर्थन क्यों है उसकी भी बात करते हैं। राज्य के जैविक या आंगिक सिद्धांत का से अर्थ ये निकलता है कि राज्य जैविक या आंगिक है, यानी एक जीव की तरह है, और राज्य सामान्यतः नैतिक और प्राकृतिक संस्था है। लेकिन होब्स की हम बात करें तो होब्स लेवियाथन की बात करता है। होब्स कहता है कि समझौते से लेवियाथन की उत्पत्ति होगी। ये लेवियाथन को जलीय जंतु के समान मानता है, जलीय जंतु या तिमिगल की भांति मानता है। इस तरह इन्होंने एक जलीय जंतु से तुलना की है किसकी? लेवियाथन की। तो इस तरह ये लेवियाथन तो क्या हो गया? जीवित प्राणी की तरह हो गया। लेकिन ये जो लेवियाथन है ना, प्राकृतिक नहीं है, बल्कि क्या है? एक कृत्रिम मनुष्य है। कृत्रिम मनुष्य है। तो कृत्रिम राज्य को माना है होब्स ने। जैविक या आंगिक राज्य की बात जरूर की है, लेकिन इन्होंने राज्य को क्या माना है? कृत्रिम माना है।
इस तरह इन्होंने जैविक या आंगिक सिद्धांत का सीमित समर्थन किया है, पूर्ण समर्थन नहीं किया है। तो ये बात होगी थॉमस होब्स की। रूसो की बात करें तो रूसो ने भी राज्य को जैविक या आंगिक संस्था माना है। रूसो ने भी राज्य को जैविक या आंगिक संस्था माना है। और रूसो कहता है कि जिस तरह मनुष्य है वो अपनी इच्छा शक्ति से संचालित होता है या इच्छा शक्ति के अधीन होता है, उसी तरह राज्य भी इच्छा शक्ति का स्रोत है। यानी राज्य की भी खुद की एक इच्छा होती है, राज्य की भी स्वयं की इच्छा होती है, और जिसको रूसो कहता है सामान्य इच्छा। सामान्य इच्छा मनुष्य की इच्छा की तरह राज्य की इच्छा का उल्लेख रूसो ने किया है। तो इस तरह रूसो ने भी राज्य के जैविक या आंगिक सिद्धांत का समर्थन किया है। एडमंड बर्क जो राज्य की उत्पत्ति के ऐतिहासिक सिद्धांत के समर्थक हैं, इन्होंने राज्य की उत्पत्ति का ऐतिहासिक सिद्धांत दिया है और ये कहते हैं कि राज्य का जो ऐतिहासिक विकास हुआ है ना, वो एक जीवित प्राणी की के समान हुआ है। तो राज्य का विकास जीवित प्राणी के समान हुआ है। तो इस तरह इन्होंने भी जैविक और आंगिक सिद्धांत का क्या किया है, समर्थन किया है। तो एडमंड बर्क ने भी जैविक और आंगिक सिद्धांत का समर्थन करते हुए लिखा है कि राज्य का ऐतिहासिक सिद्धांत, राज्य का ऐतिहासिक सिद्धांत, राज्य का ऐतिहासिक विकास जीवित प्राणी के तुल्य हुआ है। एडमंड बर्क जो राज्य की उत्पत्ति के ऐतिहासिक सिद्धांत से जुड़े हुए हैं। दो जर्मन आदर्शवादी हैं, एक है फिक्टे और दूसरा है बलंटशल। ये भी राज्य के आंगिक सिद्धांत के समर्थक है। जर्मन आदर्शवादी फिक्टे व बलंटशल, ये दोनों भी राज्य के जैविक सिद्धांत या आंगिक सिद्धांत के समर्थक हैं, अर्थात राज्य को एक जीव की तरह मानते हैं या राज्य को जैविक या आंगिक मानते हैं। इसमें फिक्टे की बात करें, J.D. फिक्टे, J.D. फिक्टे इन्होंने कहा है कि यदि व्यक्ति समाज के बाहर रहता है, तो समाज के बाहर जो व्यक्ति का अस्तित्व है वो निरर्थक है। तो समाज के बाहर व्यक्ति का अस्तित्व निरर्थक है, अस्तित्व निरर्थक है। ये J.D. फिक्टे का कहना है कि समाज के बाहर व्यक्ति नहीं रह सकता है, समाज के बाहर जो व्यक्ति का अस्तित्व है वो निरर्थक है, अर्थात समाज में ही व्यक्ति का अस्तित्व है। ये कहते हैं कि समाज जैसे कि एक जीवित प्राणी है, कोई भी एक जीवित प्राणी है, इस जीवित प्राणी का प्रत्येक जो अंग है वो पूरे शरीर को संभालता है, प्रत्येक अंग है वो पूरे शरीर को संभालता है, और ये जो जीवित प्राणी का जो शरीर है, ये शरीर सभी अंगों को पोषित करता है, सभी अंगों को पोषित करता है। तो एक दूसरे पर अंतर्निर्भर है, बस शरीर और शरीर के अंग हैं वो एक दूसरे पर अंतर्निर्भर हैं। शरीर है वो सभी अंगों को पोषित करता है, जब तक अंग शरीर से जुड़े हुए हैं तभी तक ही उनका अस्तित्व है। उसी तरह पूरे शरीर को संभालने का कार्य करते हैं सभी अंग। भाई हम पैर हमारे हैं वो हमें चलने के लिए है, हाथ हैं वो कुछ पकड़ने के लिए हैं, मुंह बोलने के लिए है, आंख देखने के लिए है, नाक सूंघने के लिए है, श्वास के लिए है, फेफड़े हैं वो श्वास के लिए है। तो इस तरह पूरा जो शरीर है इन सभी अंगों से
जुड़ा हुआ है, इन्हीं अंगों से संभलता है। इनमें एक भी अंग कार्य सही तरीके से नहीं करता है तो शरीर का संचालन भी सही तरीके से नहीं हो पाता है। साथ ही इन सभी अंगों को पोषण किससे मिलता है? शरीर से मिलता है। उसी तरह समाज और व्यक्ति में संबंध होता है। उसी तरह समाज और व्यक्ति में भी क्या होता है? संबंध होता है। यानी जो समाज है पूरे नागरिकों को क्या करता है? पोषित करता है। समस्त नागरिकों को पोषित करता है, या हम कहते हैं सभी समस्त नागरिकों को सहारा देता है। और उसी तरह ये जो व्यक्ति है, ये समाज को संभालते हैं, ये समाज की देखरेख करते हैं। व्यक्ति समाज की देखरेख करते हैं। इस तरह व्यक्ति का जो अस्तित्व है वो समाज में ही हो सकता है। समाज के बाहर व्यक्ति का जो अस्तित्व है वो निरर्थक है, ये फिक्टे का मानना है। ब्लंट सली ये भी राज्य के जैविक या आंगिक सिद्धांत के समर्थक हैं। ब्लंट सली ने कहा है कि राज्य है वो मानव शरीर का हूबहू रूप है। राज्य मानव शरीर का हूबहू रूप है। राज्य मानव शरीर का हूबहू रूप है, किसका कहना है? ये ब्लंट सली का कहना है। ब्लंट सली ने राज्य की तुलना तो पुरुष से की है। ये जो जर्मन आदर्शवादी ब्लंट सली हैं, इन्होंने राज्य की तुलना की है पुरुष से। यानी राज्य को तो किसके समान माना है? पुरुष को के समान माना है। और इन्होंने चर्च की जो तुलना की है वो स्त्री से की है। चर्च को इन्होंने स्त्री के समान माना है। तो पुरुष के समान राज्य को माना है, स्त्री के समान चर्च को माना है। और साथ ही इसी आधार पर इन्होंने स्त्री के मताधिकार का भी विरोध किया है। स्त्री के मताधिकार का विरोध भी ब्लंट सली ने इसी आधार पर किया है। एक और विचारक हैं हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर, इन्होंने भी राज्य के जैविक या आंगिक सिद्धांत का समर्थन किया है। इनकी पुस्तक है प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी। प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी। (1876) की प्रकाशित एक कृति है। और इस कृति में इन्होंने राज्य को एक प्राणी के समान माना है। राज्य को जीवित प्राणी के तुल्य माना है। इस तरह इन्होंने राज्य के जैविक या आंगिक सिद्धांत का समर्थन किया है। और राज्य रूपी प्राणी और एक प्राकृतिक प्राणी की इन्होंने तुलना की है। राज्य रूपी प्राणी व प्राकृतिक प्राणी की तुलना हर्बर्ट स्पेंसर ने की है। ये कहते हैं कि जो प्राकृतिक प्राणी है उसमें कोशिकाएं होती हैं। एक जो प्राकृतिक प्राणी है उसमें क्या होती है? कोशिकाएं। कोशिकाएं होती हैं। उसी तरह जो राज्य है, राज्य रूपी जो प्राणी है, इसमें कोशिकाओं की जगह क्या होते हैं? व्यक्ति होते हैं। तो राज्य रूपी प्राणी में कोशिकाएं रूपी व्यक्ति होते हैं। पहले तुलना तो कोशिकाओं की किससे की है? व्यक्ति से की है। दूसरी तुलना हर्बर्ट स्पेंसर ने की है कि जिस तरह मानव के शरीर के जो सभी अंग हैं वो परस्पर अंतर संबंधित होते हैं, एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं सभी शरीर के अंग। उसी तरह राज्य के जो सदस्य हैं वो भी क्या होते हैं? अंतर संबंधित होते हैं। तो दूसरी तुलना ये की कि शरीर के जो अंग हैं, शरीर के जो सभी अंग हैं ये अंतर संबंधित होते हैं।
उसी तरह राज्य के जो सदस्य हैं ये भी क्या होते हैं, अंतर संबंधित होते हैं। उसी तरह राज्य के सदस्य भी अंतर संबंधित होते हैं। तीसरी तुलना इन्होंने की कि जिस तरह मानव शरीर की जो रचना होती है वो सरल से जटिल की ओर होती है, उसी तरह राज्य की संरचना भी कैसी होती है, सरल से जटिल की ओर होती है, सरल से जटिल की ओर होती है। तो जिस तरह एक जीवित प्राणी के शरीर की संरचना या विकास है वो सरल से जटिल की ओर होता है, इसी तरह राज्य की संरचना भी सरल से जटिल की ओर होती है। तो ये बात हो गई हर्बर्ट स्पेंसर की। हर्बर्ट स्पेंसर, तो हर्बर्ट स्पेंसर जिनकी पुस्तक है प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी 1876, इसमें इन्होंने राज्य को जीवित प्राणी के तुल्य माना है और राज्य रूपी प्राणी और जीवित प्राणी या प्राकृतिक प्राणी के मध्य इन्होंने तुलना की है। कहते हैं प्राकृतिक प्राणी में कोशिकाएं होती हैं, उसी तरह राज्य में कोशिकाओं की जगह व्यक्ति होते हैं। प्राकृतिक प्राणी के शरीर के जो विभिन्न अंग हैं अंतर संबंधित होते हैं, उसी तरह राज्य रूपी शरीर के जो अंग हैं सदस्य या व्यक्ति वो भी अंतर संबंधित होते हैं। जिस तरह प्राकृतिक प्राणी की जो संरचना है वो सरल से जटिल की ओर होती है, उसी तरह राज्य की जो संरचना है वो भी सरल से जटिल की ओर होती है। अरस्तु 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 कहता है कि शरीर के जो विभिन्न अंग हैं ये अपनी क्षमताओं के अनुसार अलग अलग कार्य करते हैं। भाई हाथ अलग कार्य कर रहा है, पैर अलग कार्य कर रहे हैं, मुंह अलग कार्य कर रहा है, नाक अलग कार्य कर रहा है, आंख अलग कार्य कर रही है। तो शरीर के जो विभिन्न अंग हैं अपनी क्षमताओं के अकॉर्डिंग अलग अलग कार्य कर रहे हैं, उसी तरह राज्य रूपी शरीर के जो अंग व्यक्ति हैं वो भी अपनी क्षमताओं के अकॉर्डिंग अलग अलग कार्य करते हैं। ये अरस्तु ने तुलना की। तो अरस्तु कहता है कि शरीर के जो विभिन्न अंग हैं ये अपनी क्षमता के अनुसार अलग अलग कार्य करते हैं, अलग अलग कार्य करते हैं। उसी तरह राज्य रूपी शरीर के जो अंग व्यक्ति हैं ये भी अपनी क्षमता के अनुसार अलग अलग कार्य करते हैं। ये तुलना किसने की है? अरस्तु ने की है। आदर्शवादी विचारक जो हेगेल है इन्होंने भी तुलना की है। आदर्शवादी विचारक हेगेल, इनका कहना है कि जिस तरह शरीर का जो विकास है वो विभिन्न अंगों के विभेदीकरण का परिणाम है, विभिन्न अंगों के विभेदीकरण का परिणाम है। यानी हाथ अलग है, पैर अलग है, मुंह अलग है, नाक अलग है, कान अलग है। तो विभिन्न अंगों में जो विभेदीकरण है यही शरीर के का विकास है। यानी शरीर का विकास किसका परिणाम है? विभिन्न अंगों के विभेदीकरण का परिणाम है। उसी तरह राज्य का जो विकास है ये राज्य का विकास भी समाज की जो विभिन्न संस्थाएं हैं उनके विभेदीकरण का परिणाम है। राज्य का विकास भी समाज की विभिन्न संस्थाओं के विभेदीकरण का परिणाम है। ठीक है, ये किसका मानना है? आदर्शवादी विचारक हेगेल का मानना है। तो ये राज्य की प्रकृति का जो पहला सिद्धांत है आंगिक या जैविक सिद्धांत, ये कंप्लीट होता है, जिसमें राज्य को एक जीवित प्राणी के समतुल्य माना गया है। राज्य को सामान्यतः नैतिक और प्राकृतिक प्राणी माना जाता है। राज्य को एक शरीर माना जाता है और व्यक्ति और संस्थाओं को शरीर के जो विभिन्न अंग हैं उस तरह राज्य के अंग इसमें माने जाते हैं। प्लेटो, अरस्तु, होब्स, रूसो
मनुस्मृति, शुक्र नीति, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, आदर्शवादी विचारक हेगल, कांट, ग्रीन इसके समर्थक हैं। अब राज्य की उत्पत्ति के दूसरे सिद्धांत की ओर चलते हैं। राज्य की उत्पत्ति का राज्य की प्रकृति से संबंधित दूसरा सिद्धांत, और ये है राज्य का पूर्ण सत्तावादी सिद्धांत। राज्य का पूर्ण सत्तावादी सिद्धांत, और इसमें राज्य की जो प्रकृति है वो पूर्ण सत्तावादी मानी जाती है। राज्य की प्रकृति पूर्ण सत्तावादी मानी जाती है, यानी इसमें राज्य की असीम, सर्वोच्च व सर्वाधिकारवादी, असीम, सर्वोच्च और सर्वोपरि शब्द हम यूज कर सकते हैं। असीम, सर्वोच्च व सर्वोपरि सत्ता को स्वीकार किया जाता है। इसमें जो राज्य की सत्ता है उसको असीम माना जाता है, यानी बिना सीमा की, यानी जिसपे कोई प्रतिबंध नहीं है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, असीम है। सर्वोच्च यानी सभी के ऊपर है, सर्वोपरि यानी सभी के ऊपर है, दोनों एक ही शब्द हो गए। तो राज्य की सर्वोच्च असीम सत्ता को इस सिद्धांत में स्वीकार किया जाता है, अर्थात राज्य को कैसा माना जाता है? पूर्ण सत्तावादी माना जाता है। और अरस्तु और प्लेटो जैसे विचारक इसके समर्थक हैं। अब यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई अरस्तु और प्लेटो तो जैविक और आंगिक सिद्धांत के समर्थक हैं। देखो कई विचारक है वो कई जगह आ जाएंगे ना, तो कंफ्यूज नहीं होना है। भाई अरस्तु और प्लेटो की हम बात करें तो इन दोनों ने व्यक्ति को पूर्ण रूप से किसके अधीन कर दिया है? व्यक्ति को पूर्ण रूप से राज्य के अधीन किया है, दोनों ने ही। और ये कहते हैं कि एक व्यक्ति है वो राज्य में रहकर ही विकास कर सकता है। एक व्यक्ति की सर्वोच्च जो अभिव्यक्ति है वो राज्य में ही हो सकती है। एक व्यक्ति राज्य से अलग हो जाएगा तो उसका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। तो इस तरह राज्य को पूर्ण सत्तावादी या निरंकुश घोषित कर देते हैं प्लेटो और अरस्तु। तो प्लेटो और अरस्तु ये राज्य के पूर्ण सत्तावादी सिद्धांत के समर्थकों में आ जाएगा। अर्थात इसमें राज्य को तो साध्य माना जाता है और व्यक्ति को क्या माना जाता है? साधन माना जाता है। राज्य को साध्य और व्यक्ति को साधन इसमें माना जाता है। इसी तरह हेगेल की हम बात करें तो हेगेल भी राज्य के पूर्ण सत्तावादी सिद्धांत के समर्थक हैं, या राज्य की प्रकृति पूर्ण सत्तावादी मानते हैं। और ये कहते हैं कि जो राज्य है ये विवेक की साक्षात प्रतिमा है। विवेक की साक्षात प्रतिमा है। सीधा से क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से कि राज्य को विवेक की साक्षात प्रतिमा किसने माना है? तो हेगेल ने। राज्य धरती पर ईश्वर की शोभा यात्रा है। राज्य धरती पर ईश्वर की शोभा यात्रा है। राज्य ईश्वर धरती पर ईश्वर का विचरण है। राज्य धरती पर ईश्वर का विचरण है। ईश्वर का विचरण है। तो इस तरह हेगेल ने भी राज्य को पूर्ण सत्तावादी माना है, असीम माना है, सर्वोच्च माना है, सर्वोपरि माना है। तो प्लेटो, अरस्तु, हेगेल जैसे विचारक राज्य की प्रकृति पूर्ण सत्तावादी मानते हैं। अगले सिद्धांत की ओर चलते हैं। अगला सिद्धांत है राज्य का शक्ति सिद्धांत। राज्य का शक्ति सिद्धांत। इसमें यह माना जाता है कि राज्य की जो उत्पत्ति व विकास है वो शक्ति के माध्यम से होती है। राज्य की उत्पत्ति व विकास
का जो आधार है वो है शक्ति। या हम कहते हैं इसमें राज्य की जो प्रकृति का जो आधार माना जाता है वो शक्ति को माना जाता है। राज्य का प्रत्येक जो कार्य है वो किसके द्वारा निर्धारित होता है? शक्ति के द्वारा निर्धारित होता है। राज्य की उत्पत्ति शक्ति की वजह से होती है, राज्य का विकास शक्ति की वजह से होता है। ये इसमें प्रकृति मानी जाती है। मैकियावली ट्राटस्की की हम बात करें तो ये राज्य के शक्ति सिद्धांत के समर्थक हैं। मैकियावली ट्राटस्की ये राज्य के शक्ति सिद्धांत के समर्थक हैं। इसी तरह वाल्टेयर भी राज्य के शक्ति सिद्धांत के समर्थक हैं। और वाल्टेयर ने कहा कि प्रथम जो राजा है वो एक शक्तिशाली योद्धा था। प्रथम राजा एक शक्तिशाली योद्धा था। राजा एक शक्तिशाली योद्धा था, इसका मानना है ऐसा वाल्टेयर का। तो वाल्टेयर भी शक्ति सिद्धांत के समर्थक हैं। लीकोक ने भी शक्ति सिद्धांत का समर्थन किया है। लीकोक इन्होंने भी शक्ति सिद्धांत का समर्थन किया है। और शक्ति सिद्धांत का समर्थन करते हुए इन्होंने कहा कि राज्य का जो जन्म है वो एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को गुलाम बनाने से और निर्बल कबीले को शक्तिशाली कबीले द्वारा विजय प्राप्त करने से हुआ है। तो इन्होंने क्या कहा कि राज्य का जन्म एक मनुष्य द्वारा दूसरे मनुष्य को गुलाम बनाने से तथा निर्बल कबीले पर शक्तिशाली कबीले द्वारा विजय से हुआ है। राज्य का जो जन्म है एक मनुष्य ने जब दूसरे मनुष्य को गुलाम बनाया इससे हुआ है। और एक निर्बल कबीले ने जब एक निर्बल कबीले को एक शक्तिशाली कबीले ने विजित किया तब राज्य की उत्पत्ति हुई या राज्य का जन्म हुआ। ये लीकोक का कहना है। तो लीकोक भी राज्य के शक्ति सिद्धांत के समर्थक हैं। डेविड ह्यूम ये भी राज्य के शक्ति सिद्धांत का समर्थन करते हैं। और डेविड ह्यूम ने लिखा है कि जब एक युद्धकालीन नेता ने शांति स्थापित होने के बाद भी दूसरे समूह पर अपना अधिकार बनाए रखा तब राज्य की उत्पत्ति हुई। तो इन्होंने क्या कहा कि एक शक्तिशाली डेविड ह्यूम ने कहा कि युद्धकालीन नेता ने शांति स्थापित होने के बाद भी एक युद्धकालीन नेता ने शांति स्थापित होने के बाद भी दूसरे समूह पर अधिकार बनाए रखा तब राज्य स्थापित हुआ। बलंटसली ने भी राज्य के शक्ति सिद्धांत का समर्थन किया है। और बलंटसली कहते हैं कि जो शक्ति है ये राज्य संगठन का आवश्यक तत्व है। शक्ति राज्य संगठन का आवश्यक तत्व है।
तो बलनसली ने शक्ति को राज्य संगठन का आवश्यक तत्व माना है और कहा है कि बिना शक्ति के, यदि शक्ति नहीं है, बिना शक्ति के न तो कोई राज्य स्थापित हो सकता है और न ही कोई राज्य स्थायी बना रह सकता है। यानी शक्ति के बिना ना तो किसी राज्य की उत्पत्ति हो सकती है और शक्ति के बिना न ही कोई राज्य स्थायी रह सकता है। तो राज्य की उत्पत्ति और शक्ति, राज्य की उत्पत्ति और राज्य के स्थायित्व के लिए, दोनों ही मामलों में शक्ति राज्य के लिए एक आवश्यक तत्व है। ये बलनसली का मानना है। तो ये हो गया राज्य का शक्ति सिद्धांत। आगे चलते हैं अगले सिद्धांत की ओर। अगला सिद्धांत हम ले लेते हैं राज्य का दैवीय सिद्धांत। चौथा सिद्धांत राज्य की प्रकृति का दैवीय सिद्धांत। और राज्य की प्रकृति या फिर राज्य की उत्पत्ति के संबंध में सबसे प्राचीन सिद्धांत आपसे पूछा जाता है तो वो यही है, सबसे प्राचीन सिद्धांत। एक क्वेश्चन तो यही तैयार होता है आपका सीधा सा कि राज्य की उत्पत्ति या राज्य की प्रकृति से संबंधित सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन सा है, तो राज्य का दैवीय सिद्धांत। और इस सिद्धांत में ये माना जाता है कि राज्य की जो स्थापना है वो ईश्वर ने की है, राज्य की स्थापना ईश्वर ने की है और जो राजा है ये ईश्वर का प्रतिनिधि है, राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है। तो इस सिद्धांत में क्या माना जाता है, इस सिद्धांत में माना जाता है कि राज्य की जो स्थापना है वो ईश्वर ने की है और राजा है वो ईश्वर का प्रतिनिधि है। इसमें जब राज्य की स्थापना ईश्वर के द्वारा मान ली जाती है, राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता है, तो राजा जब ईश्वर का प्रतिनिधि है तो राजा उत्तरदायी भी किसके लिए होगा, उत्तरदायी भी राजा किसकी ओर होगा, तो उत्तरदायी भी राजा ईश्वर की तरफ ही होगा। भाई जब राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है, जनता का प्रतिनिधि तो है नहीं, तो राजा उत्तरदायी भी ईश्वर के प्रति है, जनता के प्रति नहीं है। तो इस वजह से इसमें जो राजा है वो सर्वाधिकारवादी, निरंकुश, स्वेच्छाचारी बन जाता है। सर्वाधिकारवादी, निरंकुश और स्वेच्छाचारी बन जाता है, क्योंकि वो जनता के प्रति उत्तरदायी है ही नहीं, तो अपनी इच्छा से कार्य करने वाला बन जाता है, समस्त अधिकार रखने वाला बन जाता है, निरंकुश बन जाता है। तो दैवीय सिद्धांत का जो राजा है वो स्वेच्छाचारी होगा, सर्वाधिकारवादी होगा, निरंकुश होगा। जैसा कि गैटिल ने लिखा है, जैसा कि गैटिल ने लिखा है, देखो कंफ्यूज नहीं होना है इस शब्द में, गैटिल बोल देता हूँ, गैटिल बोल देता हूँ, ये इंग्लिश शब्द है ना, लोग किसी बुक ने गैटिल लिख दिया, किसी ने गैटिल लिख दिया, जैसे हीगल, हेगेल। यहाँ ये मत समझ लेना कि अलग अलग है, एक ही व्यक्ति है ना। हीगल, हेगल, गैटिल, गेटेल, तो कई नाम आपको ऐसे मिलेंगे जिनका अलग अलग बुक्स में अलग अलग नाम ही आपको मिल जाएगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है ना आपको। गेटेल ने लिखा है कि दैवीय सिद्धांत के अनुसार, दैवीय सिद्धांत के अनुसार राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है, राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है। इस कारण राजा ईश्वर के प्रति उत्तरदायी है, जनता के प्रति नहीं। इस कारण राजा ईश्वर के प्रति उत्तरदायी है, जनता के प्रति नहीं है। ये गैटिल ने लिखा है। दैवीय सिद्धांतों के समर्थकों की हम बात करें, समर्थक, तो दैवीय सिद्धांतों के जो समर्थकों में जो प्रथम है वो है यहूदी। दैवीय सिद्धांतों के समर्थकों में प्रथम यहूदी है। यहूदियों का ग्रंथ है ओल्ड टेस्टामेंट, ओल्ड टेस्टामेंट, ये इनका ग्रंथ है।
और इस ग्रंथ में ये लिखा हुआ है कि ईश्वर ही राजा को नियुक्त करता है। ईश्वर ही राजा को नियुक्त करता है। ईश्वर ही राजा को नियुक्त करता है। ये ओल्ड टेस्टामेंट के में लिखा है, जो यहूदियों का ग्रंथ है। तो दैवीय सिद्धांतों के समर्थकों में प्रथम पूछा जाता है तो यहूदी है। यहूदियों का ग्रंथ है ओल्ड टेस्टामेंट, जिसमें लिखा हुआ है कि ईश्वर ही राजा को नियुक्त करता है। ग्रीक यानी यूनान व रोम में भी इस सिद्धांत को मान्यता दी गई है। दैवीय सिद्धांत को मान्यता ग्रीक विचारकों ने और रोमन विचारकों ने भी इसको मान्यता दी है। रोमन विचारकों की हम बात करें, रोमन लोगों की हम बात करें, तो इनका मानना है कि ईश्वर है वो अप्रत्यक्ष रूप में शासन करता है। रोमन लोगों की मान्यता है कि ईश्वर अप्रत्यक्ष रूप में शासन करता है। या हम कहते हैं कि राजा रूपी प्रतिनिधि के माध्यम से ईश्वर शासन करता है। तो ईश्वर शासन करता है, लेकिन वो अप्रत्यक्ष रूप में करता है, अर्थात राजा है वो ईश्वर का प्रतिनिधि है, राजा के माध्यम से ईश्वर शासन करता है। ये रोमन लोगों का मानना है। इसी तरह हम प्राचीन मिस्र के लोगों की बात करें, ये भी दैवीय सिद्धांत के समर्थक थे, प्राचीन मिस्र के लोग। और प्राचीन मिस्र के लोग, जो राजा था उसको साक्षात ईश्वर का अवतार मानते थे, राजा को साक्षात ईश्वर मानते थे, और राजा को सूर्य का पुत्र माना करते थे, सूर्य का पुत्र मानते थे। तो प्राचीन मिस्र में भी राज्य की प्रकृति का दैवीय सिद्धांत प्रचलित था, जिसमें राजा को साक्षात ईश्वर माना जाता था और राजा को सूर्य पुत्र माना जाता था। प्राचीन चीन की हम बात करें तो वहां भी इस दैवीय सिद्धांत आपको मिल जाएगा। प्राचीन चीन में भी दैवीय सिद्धांत आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ भी राजा को ईश्वर का वंशज माना जाता है, ईश्वर का वंशज या प्रतिनिधि। चीन में भी, प्राचीन चीन में भी माना जाता है। भारतीय वेदों की बात करें तो भारतीय वेदों में भी दैवीय सिद्धांत का उल्लेख मिल जाता है। और भारत के जो वेद हैं इसमें राजा को विभिन्न देवताओं की प्रतिकृति माना गया है, राजा को विभिन्न देवताओं की प्रतिकृति माना गया है भारत के प्राचीन वेदों में। जैसे कि कुछ वेदों की बात करें, हम सतपथ ब्राह्मण की बात करें। सतपथ ब्राह्मण, ये जो सतपथ ब्राह्मण है इसमें राजा को चक्रवर्ती कहा गया है, राजा को चक्रवर्ती कहा गया है, अर्थात इसमें राजा को विष्णु के चक्र का अवतार माना गया है। राजा को विष्णु के चक्र का अवतार माना गया है, और इसी वजह से राजा को क्या कहा गया है, चक्रवर्ती कहा गया है। किसमें, शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है। वही महाभारत के जो शांति पर्व व आदि पर्व हैं, महाभारत के शांति पर्व व आदि पर्व, इन दोनों में ये उल्लेख किया गया है कि पृथ्वी का पालन करने के लिए राजा पृथु को ईश्वर ने प्रतिनिधि बनाकर धरती पर भेजा। ये जो दोनों हैं, पृथ्वी का पालन करने के लिए, पृथ्वी का पालन करने के लिए राजा पृथु को ईश्वर ने
प्रतिनिधि बनाकर धरती पर भेजा, प्रतिनिधि बनाकर धरती पर भेजा। ठीक, ये महाभारत के शांति पर्व और आदि पर्व में उल्लेखित है। इसमें भी राजकीय दैवीय सिद्धांत का समर्थन किया गया है। इसी तरह जो मनुस्मृति है, इस मनुस्मृति में भी राज्य के दैवीय सिद्धांत का प्रतिपादन मिलता है और इसमें कहा गया है कि पृथ्वी को अराजकता से बचाने के लिए, पृथ्वी को अराजकता से बचाने के लिए ईश्वर ने राजा की सृष्टि की। ये मनुस्मृति में लिखा हुआ है। इसी तरह बाइबल की बात करें तो इसमें भी ईश्वर को राज्य की समस्त शक्तियों का स्रोत माना है। ईश्वर को राज्य की समस्त शक्तियों का स्रोत माना है और राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि माना है। राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि माना है। सेंट पॉल ने लिखा है कि ईश्वर की शक्ति का अतिरिक्त कोई शक्ति नहीं है। ईश्वर की शक्ति के अतिरिक्त कोई शक्ति नहीं है। ईश्वर की शक्ति के अतिरिक्त कोई शक्ति नहीं है, सेंट पॉल ने कहा है। सेंट पॉल की बात हो गई। एक प्लूटार्क, इन्होंने कहा है कि एक नगर भूमि के बिना संभव है, एक नगर भूमि के बिना संभव है, लेकिन ईश्वर में विश्वास के बिना, लेकिन ईश्वर में विश्वास के बिना राज्य की स्थापना संभव नहीं है। ठीक है, तो प्लूटार्क ने लिखा है कि एक नगर है वो भूमि के बिना बन जाएगा, संभव है, लेकिन ईश्वर में विश्वास के बिना राज्य की स्थापना नहीं हो सकती। ये प्लूटार्क ने लिखा है। वहीं रॉबर्ट फिल्मर जिनकी कृति है पैट्रियार्क या पैट्रियार्क, 1880 की प्रकाशित कृति है रॉबर्ट फिल्मर की, और इसमें इन्होंने आदम को पृथ्वी का पहला राजा बताया है। पृथ्वी का पहला राजा आदम को बताया किसने? रॉबर्ट फिल्मर ने। पुस्तक इनकी पैट्रियार्क है। इंग्लैंड का जो राजा जेम्स प्रथम था, इंग्लैंड का राजा जेम्स प्रथम, ये वही जेम्स प्रथम है ना, जो इंग्लैंड के गृह युद्ध के दौरान जिनको मृत्यु दी गई थी, मृत्यु दंड दिया गया था। इंग्लैंड का जो गृह युद्ध हुआ था 1649 में, तब थे। इनकी कृति है द ट्रू लॉ ए फ्री मोनार्की। और इसमें इन्होंने लिखा है कि राजा है वो पृथ्वी पर ईश्वर की श्वास लेती प्रतिमा है।
राजा पृथ्वी पर ईश्वर की श्वास लेती प्रतिमा है। राजा पृथ्वी पर ईश्वर की श्वास लेती प्रतिमा है। ये जेम्स प्रथम ने अपनी पुस्तक द ट्रू लॉ ए फ्री मोनार्की में लिखा है। इसी तरह जो फ्रांस का शासक था लुई 14वां, फ्रांस का शासक लुई 14वां, इन्होंने भी राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि माना है। राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि माना है। तो ये राज्य की प्रकृति या उत्पत्ति से संबंधित दैवीय सिद्धांत हो गया। अगले सिद्धांत की ओर चलते हैं। अगला सिद्धांत हम लेते हैं राज्य का विधि शास्त्रीय या कानूनी सिद्धांत। राज्य का विधि शास्त्रीय या कानूनी सिद्धांत। इस सिद्धांत की हम बात करें तो इसमें राज्य को एक कानूनी व्यक्ति माना जाता है। इसमें राज्य को कानूनी व्यक्ति माना जाता है। इसमें माना जाता है कि राज्य एक कानूनी व्यक्ति है और इस राज्य कानून रूपी जो राज्य है, कानूनी व्यक्ति रूपी जो राज्य है, इसका जो कार्य है वो है कानून का निर्माण करना, कानून का निर्माण करना, निर्मित कानून को लागू करना और कानूनी अधिकारों की रक्षा करना, कानूनी अधिकारों की रक्षा करना। ठीक है। राज्य का विधि शास्त्रीय कानूनी सिद्धांत में क्या माना जाता है कि राज्य एक कानूनी व्यक्ति है और इस कानूनी व्यक्ति रूपी राज्य का कार्य है कानून का निर्माण करना, कानूनों को लागू करना और कानूनी अधिकारों की रक्षा करना। इसके समर्थकों की हम बात करें तो इसके समर्थक हैं विलोबी, W विलोबी इसके समर्थक हैं। इसके अलावा हेनरी मैन, ह्यूगो क्रेब, सर हेनरी मैन, विलोबी, ह्यूगो क्रेब, ऑस्टिन बेंथम, जर्मी बेंथम आदि इसके समर्थक, आदि राज्य की प्रकृति के संबंध में कानूनी सिद्धांत के समर्थक हैं। ये जो विलोबी है इनकी पुस्तक है विलोबी और इनकी पुस्तक है फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ पब्लिक लॉ, फंडामेंटल कंसेप्ट्स ऑफ पब्लिक लॉ, फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ पब्लिक लॉ ये विलोबी की पुस्तक है और इस पुस्तक में इन्होंने कानूनी सिद्धांत का समर्थन किया है। तो राज्य का विधि शास्त्रीय या कानूनी सिद्धांत हो गया। राज्य की प्रकृति को लेकर अगले सिद्धांत की हम बात करें तो राज्य की प्रकृति से संबंधित अगला सिद्धांत है राज्य का यंत्रीकरण या यांत्रिक या कृत्रिम सिद्धांत। राज्य का यंत्रीकरण, यांत्रिक या कृत्रिम सिद्धांत। इसके समर्थकों की बात करें तो इसके समर्थक समझौतावादी विचारक और उपयोगितावादी विचारक हैं। समझौतावादी विचारक और उपयोगितावादी विचारक। वादी विचारक इसके क्या है समर्थक। समझौतावादी विचारक जैसे कि
होब्स, लोक, रूसो। उपयोगितावादी विचारक जैसे कि जर्मी बेंथम, जॉन स्टुअर्ट मिल, जर्मी बेंथम, जॉन स्टुअर्ट मिल आदि राजकीय यंत्रीकरण या यंत्रीय या यांत्रिक या कृत्रिम सिद्धांत के समर्थक हैं। ये जो सिद्धांत है इसमें राज्य को एक मशीन की भांति माना जाता है कि राज्य एक यंत्र है या फिर मशीन है। राज्य एक यंत्र, मशीन या उपकरण है और जिसका निर्माण खुद मनुष्य ने किया है अपने लाभ की दृष्टि से। इस यंत्र का निर्माण मनुष्य ने किया है और मनुष्य ने अपने लाभ की दृष्टि से या अपने लाभ प्राप्ति की दृष्टि से इसका निर्माण किया है। तो राज्य के यंत्रीय सिद्धांत में राज्य को एक यंत्र, उपकरण या मशीन माना जाता है जिसका निर्माण मनुष्य ने अपने लाभ की दृष्टि से किया है। राज्य है ये मनुष्यों की लाभ प्राप्ति का क्या है, एक उपकरण है। मनुष्यों के लाभ प्राप्ति का क्या है, एक उपकरण है। यानी इसमें राज्य की जो प्रकृति मानी जाती है वो सामाजिक और कृत्रिम मानी जाती है कि राज्य एक सामाजिक संस्था है और कृत्रिम संस्था है जिसका निर्माण मनुष्यों ने किया है, अपने लाभ की दृष्टि से मनुष्यों ने किया है। यानी इसमें राज्य को तो माना जाता है साध्य, साधन, और व्यक्ति को माना जाता है इसमें साध्य। व्यक्ति को क्या माना जाता है, साध्य। यानी राज्य है वो व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन है। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन है। राज्य व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति का साधन है। इस वजह से व्यक्ति तो क्या हो गया, साध्य हो गया, और राज्य क्या है, साधन है। इसी सिद्धांत ने व्यक्तिवाद को बढ़ावा दिया, व्यक्तिवाद को बढ़ावा दिया, और इसी व्यक्तिवाद से आगे चलकर उदारवाद निकला था। ठीक है। तो ये राज्य का जो यंत्रीय सिद्धांत है जिसमें राज्य को समझौता, सामाजिक और कृत्रिम माना जाता है, राज्य को एक यंत्र की भांति माना जाता है, ऐसा यंत्र जिससे मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, जिसका निर्माण खुद मनुष्यों ने किया है, ये व्यक्तिवाद को बढ़ावा देता है और इसी से आगे चलकर उदारवाद की उत्पत्ति होती है। यानी इस सिद्धांत के अनुसार जो राज्य है ये व्यक्ति की इच्छा की अभिव्यक्ति है। राज्य है ये व्यक्ति की इच्छा की अभिव्यक्ति है। यानी व्यक्ति की इच्छाओं की पूर्ति करने वाला है, व्यक्ति की इच्छाओं की अभिव्यक्त करने वाला है राज्य। क्योंकि राज्य क्या है, एक साधन है, और व्यक्ति क्या है, साध्य है। इस तरह राज्य व्यक्ति की इच्छा की अभिव्यक्ति है। इस सिद्धांत में यह माना जाता है कि ये जो राज्य है इसका स्वयं का कोई हित नहीं होता है, स्वयं का कोई हित नहीं होता है, बल्कि इस राज्य का जो निर्माण करने वाले व्यक्ति या समूह है उनके विरोधी हितों में समन्वय स्थापित करना राज्य का कार्य है। उनके विरोधी हितों में समन्वय स्थापित करना राज्य का कार्य है। राज्य का खुद का कोई हित नहीं होता है, इसका निर्माण करने वाले व्यक्ति और समूह के हित ही राज्य के हित होते हैं। और राज्य विभिन्न व्यक्तियों और समूह के जो परस्पर विरोधी हित हैं उनमें समन्वय या सामंजस्य स्थापित करता है राज्य। यानी व्यक्तिवादी जो विचारक हैं इनका मानना है कि राज्य है ये विभिन्न व्यक्तियों के हितों में सामंजस्य करता है, विभिन्न व्यक्तियों के हितों में सामंजस्य करता है, सामंजस्य करता है।
वही जो आधुनिक बहुलवादी विचारक है, आधुनिक बहुलवादी, इनका मानना है कि राज्य है वो विभिन्न समूह के हितों में तालमेल करता है, विभिन्न समूह के हितों में तालमेल या सामंजस्य करता है। तो ये चीज ध्यान रखने की है कि व्यक्तिवादियों के तो अनुसार राज्य है ये विभिन्न व्यक्तियों के हितों में सामंजस्य करता है, वहीं बहुलवादियों के अनुसार राज्य है वो विभिन्न समूह के हितों में समन्वय करता है। ये राज्य का यंत्रीय सिद्धांत या कृत्रिम सिद्धांत या यांत्रिक सिद्धांत हो गया। अगले सिद्धांत की ओर चलते हैं। अगला सिद्धांत हम ले लेते हैं राज्य का उदारवादी व्यक्तिवादी दृष्टिकोण। राज्य का उदारवादी व्यक्तिवादी दृष्टिकोण। समर्थकों की बात करें, प्रवर्तकों की बात करें, समर्थक या प्रवर्तक। जॉन लॉक, एडम स्मिथ, हर्बर्ट स्पेंसर, जर्मी बेंथम, ये इसके समर्थक हैं। जॉन लॉक, एडम स्मिथ, हर्बर्ट स्पेंसर और जर्मी बेंथम। इसमें जो जॉन लॉक है, इन जॉन लॉक को उदारवाद का जनक कहा जाता है। जॉन लॉक को उदारवाद का जनक माना जाता है। इसमें यह माना जाता है उदारवादी या व्यक्तिवादी दृष्टिकोण में, इसमें राज्य का जो निर्माण है ये सब व्यक्तियों ने मिलकर किया है। राज्य का निर्माण सब व्यक्तियों ने मिलकर किया है और इन्होंने व्यक्तिगत लाभ की दृष्टि से इसका निर्माण किया है। व्यक्तिगत लाभ की दृष्टि से राज्य का निर्माण किया है, सब व्यक्तियों ने मिलकर राज्य का निर्माण किया है। राज्य एक साधन है और इसमें व्यक्ति साध्य है। इसमें यह माना जाता है कि राज्य है वो साधन है और व्यक्ति है वो साध्य है, यानी व्यक्ति की लाभ प्राप्ति के लिए राज्य क्या है, एक साधन है। उदारवादी व्यक्तिवादी जो दृष्टिकोण है, इसमें राज्य को एक आवश्यक बुराई माना जाता है। राज्य एक आवश्यक बुराई है। यह उदारवादी व्यक्तिवादी दृष्टिकोण में माना जाता है। नहीं, राज्य आवश्यक भी है और बुराई भी है। पहली बात करें कि राज्य बुराई है। राज्य बुराई है। राज्य बुराई इसलिए है कि राज्य व्यक्ति की स्वतंत्रता पर क्या लगाता है, प्रतिबंध लगाता है। व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाता है, इसलिए राज्य बुराई है। और उदारवादी और व्यक्तिवादी हैं, ये व्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं। व्यक्ति की स्वतंत्रता पर किसी भी प्रकार के प्रतिबंध को स्वीकार ये नहीं करते हैं, इसलिए हस्तक्षेपी राज्य का समर्थन करते हैं या फिर न्यूनतम राज्य या प्रहरी राज्य का समर्थन ये करते हैं। लेकिन कहते हैं कि राज्य बुराई है क्योंकि व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाता है, लेकिन राज्य आवश्यक भी है। बुराई होने के साथ साथ राज्य आवश्यक भी है, क्योंकि यदि राज्य नहीं होगा तो समाज में व्यवस्था नहीं होगी। समाज में व्यवस्था नहीं होगी और समाज में व्यवस्था नहीं होगी तो समाज में अराजकता होगी। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सताएगा, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को धोखा देगा, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की हत्या करेगा, मारेगा, पीटेगा, उसकी संपत्ति छीनेगा। तो ऐसी स्थिति में समाज में अराजकता हो जाएगी यदि राज्य नहीं होगा, समाज में व्यवस्था नहीं होगी यदि राज्य नहीं होगा।
तो राज्य में व्यवस्था और शांति स्थापित करेगा राज्य। इसलिए राज्य आवश्यक भी है, और बुराई इसलिए कि व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाता है। व्यक्तिवादी उदारवादियों का क्या मानना है कि राज्य एक आवश्यक बुराई है, और राज्य को आवश्यक बुराई सबसे पहले थॉमस पेन ने कहा है। राज्य एक आवश्यक बुराई है, ये सर्वप्रथम थॉमस पेन ने कहा है। साथ ही उदारवादी व्यक्तिवादी दृष्टिकोण में मनुष्य को विवेकशील प्राणी माना जाता है। मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है, और जब मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है तो मनुष्य अपना अच्छा बुरा खुद सोच सकता है। मनुष्य अपने खुद के कार्य खुद कर सकता है। इसलिए राज्य का न्यूनतम हस्तक्षेप होना चाहिए, या हस्तक्षेप होना ही नहीं चाहिए। तो मनुष्य को विवेकशील प्राणी मानते हैं, और इसी वजह से ये अहस्तक्षेपी राज्य का समर्थन करते हैं। यानी राज्य का हस्तक्षेप होना ही नहीं चाहिए, या हो तो भी न्यूनतम, या न्यूनतम राज्य का समर्थन करते हैं, या हम कह दें प्रहरी राज्य का समर्थन करते हैं। प्रहरी राज्य का समर्थन करते हैं। लोक, हर्बर्ट स्पेंसर, एडम स्मिथ जैसे विचारक हैं, ये राज्य का प्रहरी राज्य के रूप में समर्थन करते हैं। एडम स्मिथ, एडम स्मिथ, एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को माना जाता है। एडम स्मिथ की कृति है वेल्थ ऑफ नेशंस। वेल्थ ऑफ नेशन। नेशंस, और इनकी जो कृति है वेल्थ ऑफ नेशंस, इसमें एडम स्मिथ ने हस्तक्षेप सेववादी राज्य व व्यक्तिवाद का समर्थन किया है। हस्तक्षेपवादी राज्य या व्यक्तिवाद का समर्थन एडम स्मिथ ने अपनी कृति वेल्थ ऑफ नेशंस में किया है। वेल्थ ऑफ नेशंस की बात करें तो ये 1776 में प्रकाशित हुई थी। 1776 की एक कृति है। एडम स्मिथ ने आर्थिक मानव की संकल्पना भी दी है। एडम स्मिथ, इनकी एक संकल्पना है आर्थिक मानव की संकल्पना। सीधा सा क्वेश्चन बन जाएगा कि आर्थिक मानव की संकल्पना किसकी है। तो आर्थिक मानव की संकल्पना किसकी है? एडम स्मिथ की संकल्पना है। और इसमें यह कहा गया है कि प्रत्येक जो मनुष्य है ना वो आर्थिक होता है। प्रत्येक जो मनुष्य है वो कैसा होता है? आर्थिक होता है। और प्रत्येक मनुष्य में व्यापार की सहज प्रवृत्ति पाई जाती है, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा क्या कर सके? ज्यादा से ज्यादा लाभ कमा सके। ज्यादा से ज्यादा लाभ कमा सके। तो प्रत्येक मनुष्य आर्थिक होता है। प्रत्येक मनुष्य में व्यापार की सहज प्रवृत्ति पाई जाती है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लाभ कमा सके। तो एक इनकी संकल्पना होगी आर्थिक मानव की संकल्पना। एडम स्मिथ की एक संकल्पना और है। एडम स्मिथ और इनकी एक संकल्पना और है, वो है प्राकृतिक स्वतंत्रता की संकल्पना। प्राकृतिक स्वतंत्रता की संकल्पना ये भी किसकी है? एडम स्मिथ की है। एडम स्मिथ ने उद्योग और व्यापार की स्वतंत्रता को प्राकृतिक स्वतंत्रता माना है। तो एडम स्मिथ ने उद्योग व व्यापार की स्वतंत्रता को क्या माना है?
प्राकृतिक स्वतंत्रता माना है। उद्योग और व्यापार को प्राकृतिक स्वतंत्रता मानते हुए कहता है कि इसमें उद्योग और व्यापार के संदर्भ में राज्य का किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, क्योंकि उद्योग एवं व्यापार का विकास एक राष्ट्र की समृद्धि के लिए आवश्यक है। तो उद्योग व्यापार को प्राकृतिक स्वतंत्रता माना है और इसमें किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप का विरोध किया है या अनुमति नहीं दी है, ताकि एक राष्ट्र की क्या हो सके, समृद्धि हो सके। हर्बर्ट स्पेंसर, इन्होंने न्यूनतम शासन का समर्थन किया है। न्यूनतम शासन या न्यूनतम राज्य का समर्थन किया है। और जो डार्विन का सिद्धांत है योग्यतम की उत्तरजीविता, डार्विन जिनका सिद्धांत है योग्यतम की उत्तरजीविता, ये जो प्राकृतिक विज्ञान का सिद्धांत है डार्विन का, इससे हर्बर्ट स्पेंसर प्रभावित थे और योग्यतम की उत्तरजीविता के सिद्धांत को इन्होंने समाज विज्ञान में लागू किया था। और समाज विज्ञान में इस योग्यतम की उत्तरजीविता को लागू करते हुए ये कल्याणकारी राज्य का विरोध करते हैं, कल्याणकारी राज्य का विरोध करते हैं हर्बर्ट स्पेंसर। ये कहते हैं कि एक जो राज्य है उसको कल्याणकारी कार्य नहीं करने चाहिए, एक राज्य को कल्याणकारी कार्य नहीं करने चाहिए, क्योंकि कल्याणकारी कार्य करने से समाज की प्रगति अवरुद्ध हो जाती है, समाज की प्रगति या समाज का विकास है वो अवरुद्ध हो जाता है। कोई व्यक्ति कमजोर है तो उसको मर जाने दिया जाना चाहिए, उसके लिए कल्याणकारी कार्य नहीं करना चाहिए। अर्थात जो योग्यतम है वो जिएगा, जो योग्यतम है वो जिएगा। तो इसको डार्विनवाद भी कह दिया जाता है कि समाज विज्ञान में डार्विनवाद को लागू करने वाले कौन है, हर्बर्ट स्पेंसर है। तो डार्विनवाद से किसका संबंध हो जाएगा, हर्बर्ट स्पेंसर का हो जाएगा, जो कल्याणकारी राज्य का विरोध करते हैं। और डार्विन का जो योग्यतम की उत्तरजीविता सिद्धांत है इसको समाज विज्ञान में लागू करते हैं। कहते हैं कि राज्य को कल्याणकारी कार्य नहीं करने चाहिए, क्योंकि इससे समाज में विकास बाधित हो जाता है। कोई कमजोर है तो उसको आप मर जाने दें, उसके लिए कल्याणकारी कार्य न करें। ये हो गया राज्य की उत्पत्ति प्रकृति का उदारवादी व्यक्तिवादी दृष्टिकोण। अगले दृष्टिकोण की ओर, अगले सिद्धांत की ओर चलें। अगला जो सिद्धांत है राज्य की प्रकृति से संबंधित वो है सामाजिक लोकतंत्रीय दृष्टिकोण, लोकतंत्रीय दृष्टिकोण। ये उदारवाद का ही एक रूप है, उदारवाद का ही एक रूप है ये, जिसको सकारात्मक उदारवाद के रूप में भी जानते हैं हम, जिसको सकारात्मक उदारवाद के रूप में भी हम इसको जानते हैं। इसमें जो उदारवाद का अहस्तक्षेप सिद्धांत है उसका क्या कहते हैं, खंडन किया गया। उदारवाद के अहस्तक्षेप सिद्धांत का इसमें खंडन किया गया है। सिद्धांत का खंडन इसमें किया गया है और उदारवाद के अहस्तक्षेप के सिद्धांत का खंडन करते हुए इसमें नागरिकों के कल्याण पर बल दिया गया है, नागरिकों के कल्याण पर बल दिया गया है। और नागरिकों के कल्याण के लिए इन्होंने कल्याणकारी राज्य का समर्थन किया है, कल्याणकारी राज्य का समर्थन किया गया है सामाजिक लोकतंत्रीय दृष्टिकोण के समर्थकों के, यानी ये सकारात्मक राज्य का समर्थन करते हैं,
सकारात्मक राज्य का समर्थन करते हैं कि राज्य है वो गरीब लोगों को का कल्याण करे, उनके कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं चलाए, अमीर लोगों पर टैक्स लगाए, उस टैक्स को गरीब लोगों के कल्याण के लिए खर्च करे। तो ये हो गया सामाजिक लोकतंत्रीय सिद्धांत या दृष्टिकोण, और ये उदारवाद का ही एक रूप है। इसमें उदारवाद का जो हस्तक्षेप का सिद्धांत है उसका खंडन किया गया है, उसका खंडन करके नागरिकों के कल्याण पर बल दिया गया है और नागरिकों के कल्याण के लिए कल्याणकारी राज्य का समर्थन किया गया है, सकारात्मक राज्य का समर्थन किया इसमें गया है। प्रमुख समर्थक की हम बात करें तो प्रमुख समर्थक इसके हेराल्ड जे लोस्की है। एच जे लोस्की इसके प्रमुख समर्थक हैं। अन्य इसके समर्थक जॉन स्टुअर्ट मिल, टी एच ग्रीन, एल टी होबहाउस, ग्रोसियस, और आपके अल्थुसिस आदि इसके समर्थक हैं। तो प्रमुख समर्थक हेराल्ड जे लास्की, जॉन स्टुअर्ट मिल, टी एस ग्रीन, एल टी होबहाउस, ग्रोसियस, अल्थुसिस, ये सामाजिक लोकतंत्रीय सिद्धांत के समर्थक विचारक। अगले सिद्धांत की ओर चलते हैं। अगला सिद्धांत हम ले लेते हैं नव उदारवादी दृष्टिकोण। नव उदारवादी दृष्टिकोण, और ये भी उदारवाद का ही एक रूप है, ये भी उदारवाद का ही एक रूप है। इसको स्वेच्छा तंत्रवादी दृष्टिकोण सिद्धांत भी कहा जाता है। स्वेच्छा तंत्रवादी दृष्टिकोण या सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। ये जो सिद्धांत था ये 1980 के दशक में अमेरिका और ब्रिटेन में उभरकर सामने आया था। अमेरिका व ब्रिटेन में ये नव उदारवादी दृष्टिकोण सामने आया था। इस दृष्टिकोण में ये माना जाता है कि राज्य को आर्थिक गतिविधियों में कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए और मुक्त बाजार व्यवस्था को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। तो इसमें जो मान्यता की हम बात करें तो इसमें जो मान्यता है वो ये है कि राज्य को आर्थिक कार्यों में कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए और बाजार अर्थव्यवस्था या हम कहते हैं मुक्त बाजार व्यवस्था को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। मुक्त बाजार व्यवस्था को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। समर्थकों की बात करें, कई बार नाम आ गए हैं स्वेच्छा तंत्रवादी विचारकों के। 4 नाम हैं, एफ ए हेयक, बर्लिन, फ्रीडमैन, रॉबर्ट नोजिक। तो इसके समर्थक बर्लिन, हेयक, रॉबर्ट नोजिक, मिल्टन फ्रीडमैन। बर्लिन, हेयक, रॉबर्ट नोजिक और मिल्टन फ्रीडमैन ये इसके समर्थक विचारक हैं। अगले सिद्धांत की ओर चलते हैं और अगला सिद्धांत हम ले लेते हैं मार्क्सवादी सिद्धांत। राज्य की प्रकृति से संबंधित अगला सिद्धांत है मार्क्सवादी सिद्धांत।
इस सिद्धांत की बात करें तो इसमें माना जाता है कि राज्य है वो कृत्रिम है। राज्य क्या है? कृत्रिम है। इसमें यह माना जाता है कि जो राज्य है वो प्रभुत्वशाली वर्ग का उपकरण है। राज्य प्रभुत्वशाली, या हम कह दें संपत्तिशाली वर्ग का उपकरण है। ये राज्य को क्या मानते हैं? एक उपकरण मानते हैं, यंत्र मानते हैं। कैसा उपकरण या यंत्र मानते हैं? प्रभुत्वशाली या संपत्तिशाली वर्ग का उपकरण मानते हैं। और प्रभुत्वशाली इस राज्य रूपी यंत्र के माध्यम से जो गरीब है या जो मजदूर है उसका शोषण करते हैं, या जो पराधीन वर्ग है उसका ये शोषण करते हैं। यानी पराधीन वर्ग के शोषण का यंत्र है, पराधीन वर्ग के शोषण का यंत्र है। तो इसमें यह भी कह दिया जाता है कि राज्य है वो शोषण का यंत्र है। राज्य शोषण का यंत्र है। तो मार्क्सवादी सिद्धांत में राज्य को कृत्रिम माना जाता है, राज्य को एक शोषण का यंत्र माना जाता है, जो संपत्तिशाली वर्ग का यंत्र है। और संपत्तिशाली इस यंत्र के माध्यम से पराधीन वर्ग का या संपत्तिहीन वर्ग का या कामगार वर्ग का शोषण करता है। समर्थक की बात करें तो कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंजल्स और V.I. लेनिन आदि इसके समर्थक हैं। समर्थक कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स के मित्र फ्रेडरिक एंगल्स या एंजल्स, एंगल्स या एंजल्स एक ही व्यक्ति है, और V.I. लेनिन आदि इसके समर्थक है। आदि इसके क्या है? समर्थक है। मार्क्स, कार्ल मार्क्स, इन्होंने लिखा है कि राज्य शक्ति पर आधारित है। राज्य शक्ति पर आधारित है, जिसका प्रयोग पूंजीपति, राज्य शक्ति पर आधारित है जिसका प्रयोग पूंजीपति मजदूरों के शोषण के लिए करते हैं, जिसका प्रयोग पूंजीपति मजदूरों के शोषण के लिए करते हैं। ठीक। मार्क्स क्या कहते हैं? राज्य है वो शक्ति पर आधारित है जिसका प्रयोग पूंजीपति है वो मजदूरों के शोषण के लिए करते हैं। लेनिन की हम बात करें तो लेनिन रूसी समाजवाद के जनक माने जाते हैं। लेनिन ये रूसी समाजवाद के जनक, रूसी का मतलब रूस है ना, रसिया। तो रसिया के जो समाजवाद के जनक माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं? V.I. लेनिन माने जाते हैं। V.I. लेनिन ने लिखा है कि राज्य पूंजीपतियों के हाथ में शोषण का यंत्र है। राज्य पूंजीपतियों के हाथ में शोषण का यंत्र है। राज्य पूंजीपतियों के हाथ में शोषण का यंत्र है जिससे जनता के अधिकांश भाग पर शासन करते हैं, जिससे जनता के अधिकांश भाग पर शासन करते हैं, जिससे जनता के अधिकांश भाग पर शासन करते हैं। ये लेनिन का कथन होगा कि राज्य है या पूंजीपतियों के हाथ में शोषण का यंत्र है और इस यंत्र के द्वारा जनता के अधिकांश भाग पर शासन पूंजीपति करते हैं। प्रकृति से संबंधित अगला सिद्धांत है वो है अराजकतावादी सिद्धांत या दृष्टिकोण। अराजकतावादी
सिद्धांत या दृष्टिकोण। ये राज्य की प्रकृति से संबंधित अगला सिद्धांत है। इस सिद्धांत की बात करें तो इस सिद्धांत में राज्य को अनावश्यक बुराई माना जाता है। राज्य को अनावश्यक बुराई। देखो, व्यक्तिवादी उदारवादी हैं, ये राज्य को आवश्यक बुराई मानते हैं। अराजकतावादी हैं, ये राज्य को अनावश्यक बुराई मानते हैं कि राज्य बुराई भी है और राज्य अनावश्यक भी है। यानी ये जो अराजकतावादी हैं, ये राज्य को किसी भी रूप में स्वीकार नहीं करते हैं, किसी भी रूप में स्वीकार नहीं करते हैं। यानी ये कहते हैं कि राज्य होना ही नहीं चाहिए, राज्य होना ही नहीं चाहिए। और जहां राज्य नहीं होगा वहां क्या होगा? वहां अराजकता होगी। जहां राज्य नहीं होगा वहां क्या होगी? वहां अराजकता होगी। अर्थात ये अराजकता के समर्थक है, ये अराजकता के समर्थक है। इसी वजह से तो इसको अराजकतावादी दृष्टिकोण कहा जाता है। और इसके समर्थकों की हम बात करें तो इसके समर्थक हैं आपके प्रोधा, बाकुनिन, रस्किन, थोरो और टोलस्टाय। ठीक है, ये इसके समर्थक हैं। प्रोधा, बाकुनिन, रस्किन, थोरो, टोलस्टाय आदि विचारक अराजकतावादी दृष्टिकोण के समर्थक हैं। तो अराजकतावादी दृष्टिकोण में राज्य को क्या माना जाता है? अनावश्यक बुराई माना जाता है। अर्थात अराजकतावादी दृष्टिकोण के जो समर्थक हैं ये राज्य को किसी भी रूप में स्वीकार नहीं करते हैं। और समर्थकों की बात करें तो प्रोधा, बाकुनिन, रस्किन, थोरो, टोलस्टाय इसके समर्थक हैं, आदि विचारक इसके समर्थक हैं। तो राज्य की प्रकृति या उत्पत्ति को से संबंधित हमने 11 सिद्धांतों की चर्चा आज की क्लास में की। इसके अलावा कुछ सिद्धांत और बचते हैं, उसके बाद में राज्य के कार्यों की चर्चा और बचेगी। चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए